आईटी शेयरों में खरीदारी से नैस्डैक में तेजी, लेकिन डाउ में सुस्ती। एशिया की मिलीजुली शुरुआत और एसजेएक्स निफ्टी सपाट। आज शाम 5 बजे इंटरग्लोब एविएशन की कॉन्फ्रेंस कॉल, एयर इंडिया को लेकर चर्चा। कंपनी ने एयर इंडिया खरीदने में दिखाई थी दिलचस्पी। भारत और इजराइल के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। डिफेंस, कृषि, जल संरक्षण और गंगा सफाई को लेकर हुए समझौते। एक देश एक टैक्स का सपना हुआ पूरी तरह साकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पास हुआ जीएसटी बिल। There is no state of emergency vis-a-vis financial situation of Maharashtra. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वित्तीय संकट की खबरों को नकारा। बोले सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स दुरुस्त, लेकिन किसानों की कर्ज माफी को लंबे समय के लिए बताया नामुमकिन। बाजारों के लिए अब तक बेहतरीन हफ्ता और लगातार 3 सेशन से हम 9,600 के ऊपर हो रहे हैं बंद। क्या 9,700 की तरफ आज बढ़ेंगे और कमजोर शुरुआत हो तो क्या वहीं होंगे खरीदारी के मौके? लेंगे इस सवाल का जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। और मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान कुछ ही देर में हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर किस तरह से निकल कर आई है। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा सुस्ती के साथ खुलने के संकेत इसलिए दे रहा है क्योंकि एशियाई बाजारों में थोड़ी सी नर्वसनेस देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजारों पर नजर रखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है। जापान का बाजार कमजोर, इवन शंघाई मार्केट्स देखिए नर्म है। कोई बड़ी तेजी एशियाई मार्केट्स में नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन यूएस के मार्केट्स देखिए निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवर होकर बंद हुए हैं। लाल निशान में ही बंद हुए हैं। डाउ हरे निशान में नहीं जा पाया, लेकिन अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली है। और यूरोप से भी बहुत ही बेहतरीन संकेत हैं, हरे निशान के साथ जाकर वहां पर समाप्ति हुई। तो अनिल, आज के मार्केट को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? देखिए, फॉर ए चेंज बैंक निफ्टी के मुकाबले में मजबूत दिख रहा है। कल डेटा में परिवर्तन होता हुआ दिखा है और मुझे लगता है कि इस हफ्ते लगातार 3 दिन हम निफ्टी को 9,600 के ऊपर बंद होते हुए देख रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है मजबूती के लिहाज से। निफ्टी की डे ट्रेडिंग रेंज थोड़ा ऊपर शिफ्ट होती हुई दिख रही है। अब 9,600 से 9,700 ये निफ्टी की आज के लिए ट्रेडिंग रेंज बनती हुई नजर आ रही है। और अगर आप सपोर्ट की बात करें 9,550 से 9,600, ये 50 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर उभर रही है। यानी कि आप करेक्शन होगा भी तो इन लेवल के आसपास अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 23,200, 23,600 ये आज के लिए एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है। और बैंक निफ्टी पर 23,100 से 23,200 ये 100 पॉइंट की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर उभर रही है और ऐसा लगता है कि इन लेवल्स के आसपास आते ही बैंक निफ्टी में अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। जैसा मैंने कहा कि निफ्टी 9,600 के ऊपर लगातार इस हफ्ते तीनों दिन बंद हुआ है, वैसा ही बैंक निफ्टी पिछले 5 सेशन से लगातार 23,200 के ऊपर बंद हो रहा है। तो ऐसे में अगर निफ्टी 9,600 के नीचे बंद हो और बैंक निफ्टी 23,200 के नीचे आज बंद हो तो ही आप अपनी तेजी की पोजीशन कम करें। याद रखें, तेजी की पोजीशन कम करें, न कि सब कुछ बेचकर या शॉर्ट करके निकल जाए। जो आपकी एग्रेसिव तेजी की पोजीशन बनी हुई है वो आपको तभी कम करनी है जब निफ्टी या तो 9,600 के नीचे बंद हो या बैंक निफ्टी 23,200 के नीचे बंद हो। अब ऊपर की तरफ अगर 9,680 के पार आप बंद हो गए निफ्टी पर और 23,500 के ऊपर बंद हो गए आज बैंक निफ्टी पर, ये 2 लेवल ऊपर की तरफ नोट कर लीजिए। अगर ये लेवल्स के पार जाकर बंद है तो फिर समझ लीजिए कि बड़ी तेजी बनने की संभावना खुलती हुई नजर आएगी। और अगर एक आध सेशन और उसके ऊपर हो गए तो फिर आप नए रिकॉर्ड्स तुरंत ही बनते हुए देखेंगे। तो ऊपर की तरफ क्लोजिंग के लिहाज से 9,680 निफ्टी पर और 23,500 बैंक निफ्टी पर। जहां तक आज की ट्रेडिंग का सवाल है, निफ्टी खरीदें, जितना 9,600 के नजदीक खरीदेंगे उतना बेहतर। और अगर एसजीएक्स निफ्टी 15 पॉइंट नीचे दिख रहा है तो मुझे लगता है वहीं पर खरीदारी की जा सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और 9,600 के नजदीक मिले तो और बेहतर। 9,575 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 9,675, 9,700 ऊपर के टारगेट
लेकिन हाँ, इस वक्त 9700 के पार जाने के भी बहुत संकेत मुझे दिख नहीं रहे। तो 9675 9700 की रेंज में निफ्टी को शॉर्ट करें, 9700 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर। और शॉर्ट क्यों करें ये मैं वायदा कारोबार के डेटा में आपको बताऊंगा, लेकिन 9625 पर आपको छोटे मुनाफे के लिए निफ्टी में वापस अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर भी करना होगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, कल जैसा मैं कह रहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने कल जिस तरह की जबरदस्त मजबूती दिखाई और डेटा बदलते हुए दिख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में मजबूती ज्यादा है। 23,200 आज एक्सपायरी के दिन ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 23,500 23,600 का टारगेट, 23,500 से 23,600 की रेंज में आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 23,600 का होना चाहिए। और नीचे की तरफ 23,300 पर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को फिर से काट लें। और आज जो सेक्टर्स मैंने चुने हैं खरीदारी करने के लिहाज से, और उनमें बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, यहाँ से लीडरशिप आने की पूरी संभावना है। मिड कैप्स और मजबूत होंगे। सीमेंट शेयरों में मुझे मजबूती आते हुए दिख रही है। ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में भी आज खरीदारी का माहौल बन सकता है। तो ये 4 सेक्टर हैं ऑयल एंड गैस में, जिसमें ओएमसीज भी शामिल है, थोड़ा वहां पर भी खरीदारी का माहौल बन सकता है। ऑलराइट, चलिए तो इन सेक्टर्स पर रखिएगा नजर। और मिड कैप्स ने जिस तरह से एक कमबैक दिखाया है, देखिए बड़े बड़े सेक्टर्स करेक्ट होने के बाद एनबीएफसीज जैसे इन्होंने अच्छा कमबैक दिखाया है, ये बाजार में कॉन्फिडेंस भरने वाली बात है। तो वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए नए हाइस के लिए तैयारी हो चुकी है, इसी सीरीज में पॉसिबल है फिर से? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग जी। तैयारी हो चुकी है, लेकिन आज ये होगा या कल, आज और कल में होगा ये मैं नहीं कह सकता। मैंने तो जब करेक्टिव हुआ है तभी भी मेरा ओपिनियन कल चेंज नहीं हुआ था। तो मैं मानता हूं कि हम नए हाई की तरफ जाएंगे। हाँ, नए हाई बनाकर वन वे 100, 150, 200 पॉइंट मूव अपसाइड होगा, शायद वहां ज्यादा कंसोलिडेट करेंगे। क्लियरली 9500, 9750 रादर 9550, 9750 ये मेरी निफ्टी की रेंज है। मेरा स्टॉप लॉस 9560 का है, थोड़ा लंबा दिया है मैंने, और मेरा टारगेट 9720 का कई दिनों से बरकरार है। मुझे लगता है वो शायद आज कल नहीं बट मंडे को तो आ जाना चाहिए। बैंक निफ्टी 23,200, 23,550, और कल 2 दिनों के बाद कंसोलिडेशन कही है या हल्के से वीकनेस के बाद बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूं दैट विल बी द लीडिंग सेक्टर। स्टॉक स्पेसिफिक मेरे 3 बाय है और 1 सेल है। 23,300 आप कल का क्लोज तो दरअसल बैंक निफ्टी का इसी के आसपास है। आपका टारगेट क्या है आज के लिए? 23,200, 23,550, 23,550। तो अच्छी तेजी यहाँ से और देखने को मिलेगी, 200 पॉइंट की करीब बैंक निफ्टी में। इस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। और कितने बाय कितने सेल सर? 3 बाय 1 सेल। 3 बाय 1 सेल। चलिए तो पूछते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं थोड़ी देर में इस शो में आगे, लेकिन पहले बात करते हैं एफआईआईज और डीआईएस के डेटा की। एक अच्छी बात ये हुई है कि 5 सेशंस में लगातार बिकवाली करने के बाद एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में खरीदारी करी है, और वो भी 228 करोड़ रुपए के आसपास की। तो अच्छा संकेत घरेलू संस्थागत निवेशकों की। हालांकि बाइंग का फिगर छोटा है लेकिन पॉजिटिव साइड पर है। ये बात सही है कि लगातार 3 दिनों से घरेलू फंड धीमे धीमे अपनी बाइंग कम कर रहे हैं। इस स्पीड से तो कल कहीं सेल फिगर ना आ जाए आज का। लेकिन कुल मिलाकर एक चीज सबसे बढ़िया जो दिख रही है मुझे आज के डेटा में हेमंत, वो है कि डेटा है छोटे छोटे, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में सबसे बढ़िया डेटा है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। हाँ और उसकी वजह ये है कि डेटा सारे पॉजिटिव है। आप देखिए, न सिर्फ कैश मार्केट में एफआईआईज ने खरीदारी की है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी 165 करोड़ के खरीदे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स भी 765 करोड़ के खरीदे हैं, जो कि बड़ा है। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट उनका कम हुआ है, उन्होंने शॉर्ट कवरिंग ही की है। भले ही शॉर्ट कवरिंग की हो लेकिन खरीदा तो है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप खाली देखने जाएं तो आपने कल एफआईआईज की तरफ से 1000 करोड़ की खरीदारी देखी है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, 1000 करोड़ की स्टॉक्स में कैश और फ्यूचर्स मिलाकर। अब अगर एफआईआईज इन लेवल पर 1000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भले ही शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट कवरिंग कर रहे हो, भले खरीदारी कर रहे हो, तो फिर डेटा की क्वालिटी आप समझ सकते हैं। दूसरी बात ये, भले ही घरेलू फंड नहीं खरीद रहे हैं लेकिन पैसा तो रोज उनके पास आ रहा है। आज नहीं खरीदेंगे तो कल खरीदेंगे, कल नहीं तो परसों, खरीदना तो उन्हें है ही। तो ओवरऑल अगर आपको सारे डेटा पॉजिटिव साइड पर दिखे और बाजार बहुत जोर से ना भागे तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो अपसाइड की जगह बनती है। अब दिक्कत एक ही है, और दिक्कत क्या है, एफआईआईज के डेटा थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। अब कल के डेटा देखकर तो बहुत मजबूती का संकेत दिखा है, जैसा कि, लेकिन अब जरूरी नहीं कि आज वैसे ही डेटा दिखे। तो मिक्स एंड मैच वाला मामला है। तो ये समझकर चलें कि बड़ी बिकवाली के आसार तो है नहीं, छोटी छोटी खरीदारी आती हुई दिखेगी। सिंपल है, नीचे के लेवल पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ रहेगा, ऊपरी स्तरों पर आप रुक कर चलेंगे, धीमे धीमे चलेंगे। मतलब एकदम वन वे तेजी नहीं होगी, आपको बाजार में धीरे धीरे अपसाइड मिलेगी। चलिए बाप, तो ये हुई एफआई और डीआई डेटा की बात। एफएनओ में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। पहले पूछते हैं बागले साहब के आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं, सर बताइए। हेमंत, मैं शुरुआत करूंगा बीईएल से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स।
कल आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन एक फ्रेश ब्रेकआउट हमने देखा। मुझे लगता है ये अपमूव कंटिन्यू होगी। 167 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 2 से 3 दिन का मेरा टारगेट होगा 180। दूसरा होगा आईडीएफसी। जो आईडीएफसी बैंक दोनों कल अच्छे चले। मैंने आईडीएफसी चूज किया है। 57 के स्टॉप लॉस से बाय करें। थोड़ा सा पोजिशनल होगा, हफ्ते 2 हफ्ते का व्यू है। टारगेट होगा लगभग 66 और 10 से 15% की अपसाइड में देख रहा हूँ। 10% आईडीएफसी लिमिटेड भागा, आईडीएफसी बैंक भागा। इस खबर पर हम आगे भी विस्तार से बात करने वाले हैं, बताएंगे आपको अब क्या होने वाला है इस पूरे के पूरे पैक में। लेकिन पहले बात करते हैं एफएनओ के डेटा के। कैसे लग रहे हैं? एफएनओ का डेटा मजबूत है और सबसे बढ़िया बात यह कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 100 पॉइंट ऊपर की रेंज में शिफ्ट हुआ है 9400 से 9500 पर। तो ये एक अच्छा संकेत है। और आप देखिए हम 9500 के पुट पर 62 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में जो है वो 9700 के कॉल्स पर और वो 38 लाख शेयरों का है। तो 9500, 9600, 9400 पुट पर इतना जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट है और ये ओपन इंटरेस्ट काफी हद तक पिछली सीरीज की तरह ही बनता हुआ दिखा है। इसका मतलब क्लियर कट है कि करेक्शन आएगा भी अगर किसी वजह से, तो नीचे के लेवल पर सपोर्ट बहुत बनता हुआ नजर आ रहा है और ये बाजार की सेहत के लिए अच्छा है। तो पहली बात है कि सपोर्ट बहुत क्लियर है और आपकी रेंज थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है, जो कि 9500 अब बेस बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन 9600 लगातार 3 दिनों से आप 9600 के ऊपर बंद हो रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत। और जनरली आप 3 दिन किसी एक लेवल के ऊपर बंद हो तो फिर वो एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर आने लगता है। पिछले 3 सेशन से लगातार 9600 के पुट पर एडिशन होता हुआ दिख रहा है और अब 48 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 9600 के पुट पर खड़ा है। तो इसका मतलब क्लियर है कि दिन के दौरान भी अब आप 9600 को आसानी से तोड़ेंगे नहीं। तो अगर आपको दिन के दौरान 9600 को नहीं तोड़ना है, 9635-37 पर हम कल बंद हुए हैं, 12-15 पॉइंट अगर एसजीएक्स निफ्टी के तर्ज पर आप नीचे खुल जाएं तो 9620, 9615 बहुत ही बेहतरीन लेवल है जहां पर आप जहां खुले वहां एंट्री कर सकते हैं। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कमजोर शुरुआत में एंट्री करने के लिए बहुत बेहतर बनता हुआ दिख रहा है, ये डेटा से नजर आ रहा है। अब आज तुरुप का है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सरप्राइजिंगली कल डेटा एकदम से बदलते हुए दिखे हैं। जो परसों वाले डेटा बहुत कमजोर नजर आ रहे थे, हर ऊपर के लेवल पर जिस तरह से कॉल राइटिंग हुई पड़ी थी, वो कल पुट राइटिंग में बदल गई, यानी कि तेजी की पोजीशन बनती हुई दिखी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी साफ तौर पर यह संकेत दिखा रहा है कि 23,200 के नीचे जाकर बंद होने के लिए बैंक निफ्टी तैयार नहीं है और वो पिछले 5-6 सेशन से होता हुआ दिख रहा है। पिछले हफ्ते जितना करेक्शन हुआ उस करेक्शन में भी एक भी दिन बैंक निफ्टी ने 23,200 के नीचे की क्लोज नहीं दी। और आज जब वीकली एक्सपायरी है, नीचे की तरफ जो ओपन इंटरेस्ट है पुट में वो 23,200 पर हाईएस्ट है और ऊपरी स्टोर पर 23,500 और 23,600 पर वीकली ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स का। इसका मतलब क्लियर कट है, आप 23,500 23,600 तक जाने की कोशिश करेंगे, वहां पर रुकेंगे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन 23,200 के नीचे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, संभावना नहीं के बराबर है। तो आपको जब डाउन साइड रिस्क पता है तो फिर अपसाइड के लिए आपकी गुंजाइश खुल जाती है। पूरे वायदा कारोबार के डेटा में अगर कोई एक सावधानी का संकेत है वो आज है और वो संकेत ये है पुट कॉल रेशियो। जो पुट कॉल रेशियो 1.26 पर पहुंचा है, मैं ये नहीं कह रहा कि अलार्मिंग या खतरे की घंटी है, सावधानी का संकेत। और क्यों है सावधानी का संकेत वो बता दूं। 9,700 के कॉल्स पर 38 लाख शेयर हैं। ग्लोबल मार्केट्स आपके लिए थोड़े से सपोर्टिव नहीं, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, भारतीय बाजार और ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं और ग्लोबल मार्केट्स थोड़े भी सुधरे तो हमारे बाजार ज़्यादा तेजी से भागेंगे। अब फर्ज करें एक सिचुएशन बनाते हैं, निफ्टी 9,700 के करीब है और पुट कॉल रेशियो 1.32 1.35 की रेंज में है, तो वहां पर मैं खरीदूंगा नहीं, वहां पर मैं प्रॉफिट बुक करूंगा और फिर 50-75 पॉइंट की डिप का इंतजार करूंगा। तो उस लेवल पर यह कॉम्बिनेशन दोनों बैठता हुआ दिखे कि 1.3 के ऊपर का पुट कॉल रेशियो, 9,700 का लेवल, प्रॉफिट बुकिंग। अगर फिर खरीदारी करनी है फ्रेश कि भाई चलिए कोई बात नहीं इन लेवल पर आ गए, तो उसके लिए यह जरूरी होगा कि आप 3 से 3:30 बजे के बीच में ये देख लें कि क्या 9,680-85 के ऊपर की क्लोजिंग हो रही है। अगर 9,680-85 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती हुई दिखे निफ्टी स्पॉट पर, तो फिर फ्रेश खरीदारी आप कल के लिए भी करके जाएं। अदरवाइज उन लेवल के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करें, बाजार आपको फिर से नीचे मौका देगा। तो खाली एक ही सावधानी का संकेत है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये लाल निशान में एशिया दिख रहा है, उससे डरने की जरूरत नहीं। एसजीएक्स निफ्टी जितना नीचे खुले उतना बेहतर, भारतीय बाजार मौके खरीदारी के है, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए, तो फिर पुट कॉल रेशियो इस पर नजर रहेगी और ये जब थोड़ा ऊपर जाता है तो चिंता की बात हो जाती है। लेकिन अभी अनिल बता रहे हैं कि बहुत चिंता की बात नहीं है, तो आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं और कौन सी वो खबरें हैं। देखिए, जहां जहां खबरें हैं वहां तो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो फिर उन शेयरों पर फोकस करिए। ब्रेक लेते हैं और आपको सारी खबरें बताते हैं।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। आइए अब आपको बताते हैं कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। निशांत जैन, डायरेक्टर ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के, और देखिए कह रहे हैं खरीदारी करिए, 9700 का टारगेट, 9590 का स्टॉप लॉस रखिए। पुनीत किनरा बोनांजा पोर्टफोलियो के ये खरीदना चाहते हैं निफ्टी को 9600 के थोड़ा सा नीचे 9590 का आपको। अच्छा, ये सुमित जैन है। पुनीत किनरा की राय भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अनिल, वो भी दरअसल हाँ, वो भी आप देखिए दरअसल तेजी की बात कर रहे हैं। 9690 का टारगेट, 9710 का राय उनका है। आज 9590 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो सारे एक्सपर्ट्स 9700 के ऊपर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और किरण जाधव भी यही कह रहे हैं कि 9610 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीद लीजिए। 9700 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय उनकी भी है। और विश्वेश का टारगेट सबसे ऊपर है। आप देखिए 9750 का टारगेट दे रहे हैं, 9570 का एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। तो 5 एक्सपर्ट और पांचों के पांचों बुलिश, और सब 9700 के ऊपर की बात करते हुए। बिल्कुल, तो निफ्टी पर अब जो मजबूत सपोर्ट दिख रहा है पांचों एक्सपर्ट की राय के मुताबिक 9570, 9600 ये है रेंज मजबूत सपोर्ट वाली। ऊपरी स्तरों पर एक इंटरेस्टिंग लेवल दिखा है 9700 और 9710-15, यानी कि 9709 का जो लाइफ टाइम हाई है वो है ऊपर का लेवल, जहां पर हमारे पांचों एक्सपर्ट्स को लगता है कि जाकर थोड़ा रुक सकता है निफ्टी, वहां प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर राय सबकी खरीदारी की। चलिए, तो फिर खरीदारी की राय, लेकिन कौन से शेयर हैं जहां पर खरीदारी करनी चाहिए, कौन सी वो खबरें हैं जो आज सेक्टर्स में दम भर सकती हैं, शेयरों में दम भर सकती हैं, आइए देखते हैं 5 का पंच। श्रीराम ईपीसी, इस छोटी कंपनी के तमिलनाडु के पलानी शहर में मंदिर के लिए एक 71 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। आइनॉक्स लेजर पर नजर रखिए। कल देखिए मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट फंड ने करीब 24.5 लाख शेयर 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है, और जो हिस्सेदारी खरीदी गई है वो 277 रुपीज़ 75 पैसे में खरीदी गई है। तो इस शेयर में तेजी बन सकती है आज। कैडिला हेल्थ केयर, इस कंपनी पर भी रखिएगा नजर, क्योंकि ये एक फिब्रो एनिमल हेल्थ कॉप के साथ करार कर सकती है और मुर्गियों के पालन के लिए दवाई बनाने के लिए डील संभव है। और हेमंत, अगर ऐसा होता है तो वेंकीज के लिए भी इनडायरेक्टली फायदे की बात है। तो कोई स्वाइन फ्लू नहीं होगा, देखिए वेंकीज में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इस कंपनी के ऊपर नजर रखिएगा। अभी करार की बातचीत हो रही है यहाँ पर। शोभा के ऊपर नजर रखिएगा। देखिए यहाँ पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी आज के दिन। जो इन्होंने नंबर्स पेश किए हैं Q1 के बिक्री के, वो बहुत ही उत्साहजनक हैं। 12% इंक्रीज हुए हैं। देखिए सेल्स गुड़गांव में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। बेंगलुरु में जो इन्होंने बेची है अनसोल्ड इन्वेंट्री, वो काफ़ी गजब की है। तो यहाँ पर नजर रखिए, और इसके तहत फिर बाकी की साउथ बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियां, और ये पूरा का पूरा पैक आज रहेगा फोकस। ओके, IRB इंफ्रा, ये इंफ्रा कंपनी रहेगी एक्शन में। उदयपुर गुजरात के टोल प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने अपना फाइनेंशियल क्लोजर कर लिया, यानी कि जो पैसे की जरूरत थी वो पैसे वो जुटा चुके हैं। 2090 करोड़ का ये पूरा फाइनेंशियल क्लोजर है, और इसमें से 1461 करोड़ IRB इंफ्रा ने यहाँ पर बैंक से पैसे जुटाए। तो इंफ्रा कंपनियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की होती है कि उनके प्रोजेक्ट पर उन्हें पैसे मिल जाएं, और पैसे मिलना इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती है। IRB इंफ्रा के लिए ये एक बड़ा ऑर्डर, बड़ा प्रोजेक्ट और बड़े पैसे जुटाने की बात, तो आज ये शेयर रहेगा एक्शन में। हमारे एक्सपर्ट, हमारे संदीप वागले साहब हमारे साथ हैं। वागले साहब ने 2 स्टॉक्स तो बता दिए हैं सर, आज बाकी 2 भी बताई दीजिए आप। BL IDF से मैंने बात की। तीसरा है इक्विटास में मुझे स्ट्रेंथ दिखती है। वैसे ये स्टॉक, इसमें डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है तो लंबे टारगेट्स दे नहीं सकते, बट ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट कल हमने देखा 156 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 3 से 4 दिन का व्यू है, 165 का टारगेट है। और सेल में मैं मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ जाना चाहूंगा, जो 612 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 567। अगेन 2 से 3 दिन का व्यू है। चलिए, मैक्स फाइनेंशियल्स, यहाँ पर कल खराब खबरें अखबारों में छपी थी, उसके बाद देखिए दिन के निचले स्तर पर जाकर इस शेयर ने समाप्ति दी। तो ध्यान रखिए, बड़ी गिरावट कल देखी जा चुकी है। वागले साहब ने यहाँ पर वॉल्यूम आइडेंटिफाई करने के बाद बिकवाली करने की राय दी है। 4% डेज लो पर जाकर इसने कल समाप्ति दी है। चलिए, ये तो बात हुई इन तमाम शेयरों की, लेकिन और भी काफ़ी सारी खबरें हैं जिस पर आज नज़र रहेगी। अनिल, आपके लिए तो बड़ा अच्छा होने वाला है। अब उदयपुर में 6 लेनिंग हो रही है। आप जब घर जाएंगे तो आपको बड़ा आराम होने वाला है। IRB ने
पैसा तो जुटा लिया है प्रोजेक्ट के लिए। वहाँ से ड्राइव करने का मजा अलग है एकदम। जब आप अहमदाबाद से उदयपुर के लिए ड्राइव करते हैं और बीच में वो छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में, मतलब जो फिल्मों में जैसे रास्ते दिखाते हैं ना वैसे ही है, मिएंडरिंग रोड्स कहते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि जब उदयपुर के आगे आप श्रीनाथ जी तक काफी लोग हमारे जो है वो दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पे भी टनल्स वनल्स बनाकर क्या रोड सद्भाव ने बनाई है वो रोड, अमेजिंग रोड्स है। हाँ, तो देखिए 2090 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था जिसके लिए 1461 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल क्लोजर उन्होंने कर लिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, आईओबी, अच्छा अभी भी अब सारे देखिए पीएसयू बैंक की पैसा दे रहे हैं, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, इन्होंने सबने पैसा दिया है। सर चार्ट्स देखकर बताइए कैसा लगता है ये स्टॉक? पॉजिटिव यह है कि 200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मुझे नहीं लगता है ऑन द डाउन साइड ब्रेक करेगा, बट शॉर्ट टर्म में वो मोमेंटम मुझे नहीं दिखता है। वो मोमेंटम तब दिखेगा जब 225 के ऊपर क्लोज होगा और वॉल्यूम्स आएंगे, और जो कुछ पॉजिटिव है वॉल्यूम्स में फिलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, चलिए तो इस स्टॉक पर रखिएगा नजर। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं प्रकाश दीवान साहब। जानेंगे बाजार पर उनके आए, लेंगे उनसे एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का आइडिया भी आपके लिए, और साथ ही एफआईएस की तमाम रिपोर्ट्स लेकर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब फोकस करते हैं उन रिपोर्ट्स पर जो कल देर शाम से आज सुबह तक एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। कुछ अपग्रेड्स हैं, कुछ डाउनग्रेड्स, लेकिन शुरुआत शुभ की जाए अपग्रेड्स के साथ। हर्षदा बताइए कौन सी रिपोर्ट्स है जहां शेयरों के टारगेट्स बढ़े हैं? शोभा डेवलपर्स सबसे पहले रेडार पर रखते हैं अनिल, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है जेपी मॉर्गन ने एक ओवरवेट का कॉल दिया है। टारगेट इन्होंने कहा है 455 का रहना चाहिए, और तेजी की वजह यही है कि प्री सेल्स ग्रोथ 20% की दिखाई दे रही है। बैंगलोर में स्टेबल एनवायरनमेंट है, और गुड़गांव के मार्केट में जहां पर थोड़ी सी चिंता बन रही थी कि स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे करके वो मार्केट भी रिकवर कर रहा है, इसीलिए ओवरवेट का कॉल शोभा डेवलपर्स पर आता हुआ। इसके अलावा दिग्गजों में मॉर्गन स्टैनली लुपिन पर पॉजिटिव है, इनफैक्ट ओवरवेट का कॉल आया है। यहाँ पर टारगेट इन्होंने दिया है 1472 का। लुपिन ने जो कल प्रोडक्ट लॉन्च किया और जो अप्रूवल्स इनके हाथ लग रहे हैं, इसका सिलसिला यूएस मार्केट के लिए स्पेशली बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और FY18 में कुछ और अप्रूवल्स इनके हाथ लगेंगे जो ओवरऑल FY19 तक इनका मदद भी करेगी। साथ ही कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल और रेस्पिरेटरी पाइपलाइन ये FY 2020 में लॉन्च होती दिखाई देगी, जो कंपनी के लिए एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव रहेगा। हालांकि क्रेडिट स्विस लुपिन पर एक न्यूट्रल कॉल दे रहा है, इन्होंने 1010 या 1070 का टारगेट दिया, तो कंप्लीट ऑपोजिट एंड्स पर हमने देखा है वो रिपोर्ट्स आई हैं लुपिन के लिए। लेकिन रेडार पर आज पंजाब नेशनल बैंक भी होना चाहिए, क्योंकि नोमरा की ओर से एक अपग्रेड आया है। याद रखिए पहले एक न्यूट्रल कॉल था, और यहाँ पर इन्होंने अब बाय का कॉल दिया है। पीएनबी पर टारगेट दिया है 180 का, यानी कि मौजूदा भाव से करीब करीब 32% के अपसाइड की गुंजाइश नोमरा को दिख रही है। पंजाब नेशनल बैंक में इनको लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, और लार्जली जो एसेट क्वालिटी की चिंता थी वो डिस्काउंटेड है प्राइस में, इसीलिए अब यहां से स्टॉक पिकअप करेगा, स्केल दिखाएगा। एचएसबीसी ने जेएसडब्ल्यू स्टील पर एक बाय कॉल दिया है, 220 का टारगेट है। हालांकि एक जो नेगेटिव यहां पर उन्होंने साइट किया है उस पर नजरें रखनी होगी, और बाकी स्टील कंपनियों पर भी शायद इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। यूएस सोच रहा है कि स्टील इंपोर्ट्स सेक्शन 232 के अंडर रिस्ट्रिक्ट करे, और ये एक नेगेटिव साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी स्टील सेक्टर के लिए एक इंपैक्ट आएगा जरूर, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत है। फिलहाल यहां पर टारगेट 220 का आ रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील पर। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर, और डॉइचे बैंक के रेडार पर है ये शेयर। बाय कॉल आ रहा है 2850 का, इनफैक्ट इन्होंने टारगेट दिया है, और वजह साफ है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वजह है कि आंध्र प्रदेश के एक्साइज मिनिस्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बियर जो है ये कंपनी बड़े पैमाने पर बनाती है, वो सेहत के लिए अच्छी है, इसमें काफी हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। और इसी स्टेटमेंट के चलते डॉइचे बैंक कह रहा है कि अब ये एक पॉजिटिव सरप्राइज है कि एक मिनिस्टर की ओर से ये स्टेटमेंट आया है, और धीरे धीरे करके उनको लगता है कि एक पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिलेगा बियर बिजनेसेस के लिए। एंड ऑफ कोर्स ऐसी स्थिति में डॉइचे बैंक को लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स सबसे ज्यादा फायदा कमाएगा। साथ ही इनके जो नए सीईओ हैं अब इस बिजनेस को एक एफएमसीजी कंपनी की तरह रन कर रहे हैं, उसका भी फायदा यूनाइटेड स्पिरिट्स को जरूर मिलेगा। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लेकर आई हैं आप हर्षदा, कि आंध्र प्रदेश में
लोग कह रहे हैं कि भाई बियर से फायदा होने वाला है। एक्साइज मिनिस्टर कह रहे हैं। एक्साइज मिनिस्टर बताइए, एक्साइज मिनिस्टर कह रहे हैं। मुझे लग रहा है पथरी की बीमारी का इलाज तो कहते थे बियर से होता है। देखो इसमें दो लोग हैं जिन्होंने इस पर रिएक्शन, एक तो आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर हैं और दूसरा डॉइश बैंक है जिन्होंने रिपोर्ट निकाली। तो आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर के लिए तो ये कहा जा सकता है कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए और दूसरा शेयर खरीदने वालों को खरीदने का बहाना चाहिए, जो डॉइश बैंक ने किया। तो देखिए तुरंत स्टेटमेंट पर रिपोर्ट आना इंटरेस्टिंग है। हाँ, कसम से आंध्र प्रदेश के एक्साइज मिनिस्टर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है और डॉइचे बैंक के एनालिस्ट उसको पढ़ रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। चलिए खैर, शेयर में तो बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और हम आपको लगातार कह रहे हैं अगला इंपॉर्टेंट इवेंट इस पूरे सेक्टर के लिए अगले हफ्ते 11 तारीख होने वाली है, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा कि हाईवेज के ऊपर जो शहरों से जा रहे थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, शराब के जो दुकानें वहां पर खुली हैं या नहीं लगना चाहिए। तो बात समझ में आ रही है कि अब ईज हो सकता है। तो इस थीम के ऊपर कल भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे लिकर शेयर और शायद फिर आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आए। लेकिन हर्षदा ये बताइए, कुछ डाउनग्रेड्स भी हैं आपके पास? जी हाँ, इनफैक्ट आज सेल, भेल जैसी कंपनियों पर डाउनग्रेड है और यूटिलिटी सेक्टर पर भी मॉर्गन स्टैनली ने एक डाउनग्रेड दिया है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि अब पहले अट्रैक्टिव डाउनग्रेड था, अब इनलाइन आ रही हैं ज्यादातर यूटिलिटी बिजनेसेस। इसके चलते एनटीपीसी को एक इक्वल वेट दिया है इन्होंने। टारगेट जो पहले 163 का था 149 का रखा है। साथ ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी एक डाउनग्रेड आया है, इन्होंने टारगेट कट लिया है 62 से 50 का। इसके अलावा अपग्रेड इस अदानी पावर के लिए भी एक डाउनग्रेड है, जहां पर अंडरवेट का कॉल है और टारगेट जो पहले 29 था 21 पर लाया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ अपग्रेड्स किए हैं। टाटा पावर के लिए ओवरवेट का कॉल 101 का टारगेट दे रहे हैं और पावर ग्रिड में भी उन्होंने टारगेट बढ़ाया 236 का। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की जो सेल पर रिपोर्ट है उस पर एक अंडरवेट कॉल है, टारगेट 48 का दे रहे हैं। उनको लगता है कि एबिटा लॉस Q1 में देखने को मिलेगा कंपनी की ओर से। वॉल्यूम्स बेहतर हो रहे हैं, उसके बावजूद ये लॉस आएगा। बैलेंस शीट काफी स्ट्रेच्ड है। सिटी भी कह रहा है भेल में बिकवाली करनी चाहिए, यहां पर टारगेट आ रहा है करीब 133 रुपए प्रति शेयर का। उनको लग रहा है ओवर सप्लाइड इंडस्ट्री में एक क्लासिक केस ऑफ अ बिग स्टॉक नॉट मूविंग की स्थिति है। रिस्क काफी है बिजनेस में और अग्रेसिव ऑर्डर्स इन्होंने बिड किए हैं, उसका फायदा कंपनी को बिल्कुल नहीं मिलेगा। ओके, तो ये तमाम डाउनग्रेड्स हैं, इन पर भी लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षदा आपका ये सारी रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो शामिल करते हैं हमारे दो और एक्सपर्ट्स को। हमारे साथ फंडामेंटल एक्सपर्ट प्रकाश दीवान साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और साथ ही वायदा कारोबार की स्ट्रेटेजी के लिए एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरार का भी आप दोनों का स्वागत है। नितिन, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरुआत की जाए, क्या ट्रेड होना चाहिए, खासतौर से तब जबकि बैंक निफ्टी में आज वीकली एक्सपायरी भी है? देखिए जी, निफ्टी में जो ज़्यादातर डेटा पॉइंट्स है वो इनफैक्ट पॉजिटिव है और अगर आप 2-3 एक्सपायरी से कंपेयर करें तो कुछ डिफरेंस इन डेटा पॉजिटिव साइड में है। वो ये है कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट तो ऐड हो रहा है खास, और उसके साथ साथ 4-5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक्स में काफी तेजी से एफआईज की तरफ से बाइंग देखी गई है। करीब 3200 करोड़ की हम लोग बाइंग देख रहे हैं लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में, और ये लास्ट 2-3 एक्सपायरी में ऐसा एक्सपायरी वीक के बाद नहीं होता था। तो ये काफी हद तक एक डिफरेंट डेटा है और पॉजिटिव डेटा है। और इसके अलावा जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, आप उसमें देख रहे हो कि एक्सपायरी वीक के बाद ही काफी तेजी से सारे स्टॉक्स में ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहे हैं और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफी इंप्रूव कर रहा है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव डेटा है। इसके अलावा अगर आप ऑप्शंस के डेटा में आएंगे तो जो पुट का ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम आप 95 में देख रहे हैं, उसमें करीब 60 लाख है। वहीं कॉल जो मैक्सिमम 97 में है वो केवल 35-36 लाख है। यानी कॉल एंड पुट का मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट का रेशियो में बहुत डिफरेंस है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट 97 के ऊपर निकलेगी, यानी कि न्यू हाइस की तरफ हम मूव करने चाहिए और करीब करीब 97.50 से 98 का टारगेट इस एक्सपायरी में हो सकता है। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो आज वीकली एक्सपायरी है, मगर कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने ये देखा कि जो पुट राइटर्स थे वो काफी एग्रेसिव थे, 23,300, 23,200, बट 23,500 की कॉल राइटर्स में ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा था, वहां पे अनवाइंडिंग हो रही थी। तो वो इंडिकेट करता है कि आज की जो वीकली एक्सपायरी होगी वो करीब 23,500 की तरफ होनी चाहिए और 23,300 से ऊपर होगी। ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। मुझे लगता है आज की वीकली एक्सपायरी के बाद हम लोग करीब 23,600, 23,700 की तरफ बैंक निफ्टी में मूव करेंगे। चलिए 23,700 बैंक निफ्टी, 9,700 के बाद 9,800 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल टाइम हाईज के ऊपर जाने की कोशिश होगी भारतीय बाजारों की तरफ से। नितिन मुरारका जी के पिक्स भी हम जानेंगे। पहले प्रकाश दीवान जी से पूछते हैं कि उनको कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगता है, मार्केट पर उनका व्यू क्या है। सर गुड मॉर्निंग, बताइए। इजराइल की जो विजिट हुई और उससे पहले यूएस की जो विजिट हुई, उससे दो चीज और नॉर्थ कोरिया ने जो एक मिसाइल छोड़ के तहलका मचाना शुरू किया,
इस माहौल में होता ये है कि डिफेंस पे जो फोकस और स्पेंडिंग है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। और हमारे DRDO का सरकारी जो सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक प्रोजेक्ट लिया था सरफेस टू एयर मिसाइल्स का, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं, QRSAM जी। ये होता है कि आप भूमि से उसको वो निकाल रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, और कोई भी जो एयरक्राफ्ट अंदर आ रहा है इंडियन एयर स्पेस में, उसको आप डिफेंड कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये ईस्ट कोस्ट पे चंदीपुर ओडिशा में एक जगह है जहाँ पे फायरिंग जो मिसाइल की टेस्टिंग होती है, वहाँ पे एक सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है इसकी QRSAMs की, और ये रिप्लेस करेगा काफी हद तक इंपोर्ट्स जो आते थे। सोवियत मिसाइल्स पहले यूज होती थी आर्मी द्वारा, इजरायली मिसाइल स्पाइडर करके है जो एयरफोर्स में। तो जो BEL का कोर फोकस, हम उसको दे रहे हैं, वोटिंग मशीन बना रहा है, ये कर रहा है, POS बना रहा है, ये तो हो ही रहा है, पर जो कोर फोकस है उसका, जो 65% रेवेन्यू वो डिफेंस से आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंस्ट्रूमेंटेशन, वो अब एक वापस स्पीड पकड़ा है, क्योंकि ये ऑर्डर 10,000 12,000 करोड़ का हो सकता है। सो फॉर अ कंपनी जिसमें ये तकलीफें थी कि ऑर्डर फ्लो कम है, सरकार के पास पैसा स्पेंड करने का नहीं है, और मुझे समझ आ रहा है कि GST से जो साल बाद एक आपको जो रेवेन्यू बिल्डअप इनडायरेक्ट टैक्सेस का मिलेगा, उसमें सरकार सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सस्टेनेबिलिटी पे खर्चा करेगी। तो ये कंपनी को तो मिलना ही मिलना है काम। रेवेन्यूज आप देखिए इसकी प्रोफाइल, अर्निंग प्रोफाइल देखिए, तो हर जगह से ये वो रहती है, और स्टॉक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे मिल भी रहा है। तो आई थिंक 167 168 की जोन में अभी है। इसको 222 के टारगेट से अगर कोई ले तो अच्छा खासा यहाँ से 40% का अपसाइड बनता है। 40% की अपसाइड यहाँ पर भी, और इंटरेस्टिंग स्टॉक है BEL। और वैसे भी BEML का अगर स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट हो गया तो उसके बाद वैसे भी BEL की तो री-रेटिंग होना लगभग तय है ही। तो चलिए, ये एक स्टॉक है जो प्रकाश जी को पसंद है पोर्टफोलियो में रखने के लिए आज से, तो इस पर रखिएगा नजर। कल का सेशन बेहतरीन, आगे भी तेजी बनेगी। नितिन जी से पूछते हैं उन्होंने कौन से स्टॉक्स चुने हैं आज ट्रेडिंग के लिए, आज से वायदा कारोबार में। बताएं नितिन जी। निखिल जी, सबसे पहले बैंकिंग से इंडसइंड बैंक है। इसमें मुझे लग रहा है कि एक कम से कम 40-50 रुपए की मूव मिलनी चाहिए। इसके पीछे दो रीजन है। एक तो इसमें 2-3 दिन से डिलीवरी काफी उठ रही है। परसों करीब 75% की डिलीवरी थी ट्रेडिंग वॉल्यूम का। और इसके अलावा इसका सेकंड रीजन है कि जो इस बार रोल ओवर्स हुए हैं वो करीब 84% रोल ओवर है, और एवरेज 3 महीने का 77% रोल ओवर है। तो ज्यादा रोल ओवर हुए, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी है, और कैश मार्केट में बाइंग होने लगी है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में एक तेजी बनेगी। इनफैक्ट 1500 की कॉल पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है, उसके ऊपर स्टॉक बंद हुआ है, तो इसका टारगेट 1560-70 के आसपास बनता है, और स्टॉप लॉस 1499 का बनेगा। और इसके अलावा M&M जो करीब 1385 के आसपास बंद हुआ है, इसमें भी रोल ओवर्स अच्छे हुए हैं, ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है। मुझे लगता है 1425 के टारगेट के लिए हमें बाय करना चाहिए, और स्टॉप लॉस 1390 के आसपास का होगा। तो M&M कल भी हम आपसे कह रहे थे, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें घटाई हैं, उसका फायदा इनको मिलेगा। फेस्टिवल सीजन आ गया, देखिए तेजी और देखने को मिलेगी। और इंडसइंड बैंक, ध्यान रखिएगा, अब अर्निंग सीजन से पहले कई शेयरों में मूवमेंट पहले ही आपको देखना शुरू हो जाएगा। अगले हफ्ते 11 तारीख को मंगलवार को इनके नतीजे, और नतीजों से पहले थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, और अच्छी रैली बनेगी। नितिन मुरारका का आज का टॉप पिक लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक। एक मिनट, इससे पहले M&M में आज पवन गोयनका साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो उनका इरादा ये है कि GST के बाद किस तरह का बिजनेस आउटलुक दिख रहा है, ओके, और उसको लेकर पवन गोयनका साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर M&M में ये एक डेवलपमेंट है, वो क्या कुछ कहते हैं आगे बिजनेस आउटलुक। कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस? टाइम तो शायद सेकंड हाफ में 2:30-3 बजे के आसपास होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिस पर नजर रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक ये गोयनका साहब के, दूसरा इंटरग्लोब जो आज अपने एनालिस्ट के साथ मीटिंग करने वाला है कि वो एयर इंडिया खरीद ऑपरेशंस, फॉरेन ऑपरेशंस खरीदने के बारे में जो सोच रहे हैं, उसके बारे में उनके क्या प्लान है। तो ये 2 स्टॉक आज यहाँ मैनेजमेंट बात करेगा। मेरे ख्याल में इंटरग्लोब की मार्केट बंद होने के बाद है, करेक्ट? टाइम का मुझे नहीं पता, शायद बाद में है, लेकिन हाँ देखिए आज है, ये बात सही है। तो क्या तेजी देखने को मिली कल भी, देखिए इंटरग्लोब में। चलिए इस शेयर पर विस्तार से बात करेंगे प्रकाश दीवान साहब से। शोभा के ऊपर बात करेंगे, रियल एस्टेट शेयर क्या बॉटम आउट हो चुके हैं, इस सब पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। बागले साहब के पिक हमने जाने, प्रकाश दीवान जी और बागले साहब के बीच में एक कॉमन शेयर है BEL। नितिन मुरारका जी का पिक जानते हैं। नितिन जी, ये बताइए आप कौन से स्टॉक्स पर बुलिश या बेरिश हैं? देखिए अमंत, एक तो इंडसइंड बैंक जो ऑलरेडी डिस्कस किया, इसका टारगेट करीब 1560 रुपए के आसपास है, और स्टॉप लॉस 1499 का होगा।
और इसके अलावा M&M है जिसके टारगेट्स करीब 1425 हैं और स्टॉप लॉस 1370 के आसपास होगा। ओके, तो इंडसइंड बैंक जैसा कि अभी वो बता रहे थे, यहाँ पर काफी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन शोभा डेवलपर्स इस पर राय दीजिए। दीवान साहब, कैसा लगता है ये आपको? जो इन्होंने नंबर्स दिए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, वो काफी जबरदस्त दिए हैं। बेंगलुरु में तो इनकी सेल्स अच्छी थी, गुड़गांव में कह रहे हैं कि सेल्स और जबरदस्त हो गई, अनसोल्ड इन्वेंट्री काफी क्लियर हुई है इस बार। प्री सेल्स बहुत अच्छे हुए हैं, जो इसको कहते हैं कि लॉन्च होने से पहले के जो सेल्स हैं। तो क्या व्यू है आपका इसमें? नहीं, सो व्यू पॉजिटिव इसलिए है कि बहुत गिनी चुनी कंपनी है जो जीएसटी और रेरा का जो दोहरा असर झेल पाएंगी और उससे मजबूत उभर पाएंगी। सो इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं सिस्टम में, उसकी बदौलत बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इन्वेंट्री को ठीक से बेच पाएंगे और सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट रख के पैसे पहले से जुटा के जो बैठे। तो शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यही इन्हीं के नाम, ओबरॉय, इन्हीं के नाम आते हैं। अब हुआ ये कि शोभा की जो द्वारका के गुड़गांव और द्वारका के बीच में जो लैंड पैच था, उसमें इन्होंने जो डेवलप किया, वो जगह पे थोड़ा सा ओवर क्राउडिंग कम है एज कम्पेयर टू गोल्फ रोड, गोल्फ लिंक्स की साइड में जो गुड़गांव जहाँ फेमस है, तो DLF एग्जैक्टली। सो गुड़गांव बनाने वाली DLF थे, तो अब उनका एक्सटेंशन अभी भी एक्टिविटी का उसमें तो ओवर सप्लाई थोड़ी ज्यादा है। बट अगर आप इस साइड देखें हाईवे के, और वहां पे बिकॉज द्वारका इज स्लाइटली मिडिल इनकम काइंड ऑफ अ फोकस्ड एरिया, तो वहां पे अपसाइड कंज्यूमर ड्वेलर्स की ज्यादा है, एंड यूजर की ज्यादा, इन्वेस्टर की नहीं है। तो शोभा के साथ जो हो रहा है वो उसका इंप्रूवमेंट है। बैंगलोर मार्केट इनफैक्ट आई थिंक इज डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि जो आईटी में स्लो डाउन आएगा तो बैंगलोर के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट डेफिनेटली नेगेटिवली इंपैक्ट होगा। सो मुझे नहीं लगता बैंगलोर से उनको बहुत ज्यादा, इसलिए उन्होंने टाइम से अपने आप को डाइवर्ट किया है। सही है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कंपनी। अब अपग्रेड आने के बाद थोड़ा सा नजर में लोगों के ज्यादा आएगा, बट आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा और अफोर्डेबल हाउसिंग में आशियाना, इस टाइप की जो फोकस प्लेयर्स हैं उसी में फोकस करें। रियल एस्टेट में कोई बॉटमिंग आउट हुआ ये मैं नहीं मानता, अभी इसको 6-8 महीने 12 महीने लग सकते हैं फॉर दैट, बट ये इनमें अपॉर्चुनिटी पहले आ जाएगी। ये जैसे आपने मुंबई में तो आप रहते ही हैं, राइट? जी सर। और चंडीगढ़, आप कहाँ, चंडीगढ़ के खास कहाँ के? नहीं सर, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, तो देखो आपको गुड़गांव पूरा पता है, बेंगलोर पूरा, मतलब कितनी सिटी की ज्योग्राफी आपको एकदम अच्छे से। नहीं सर, कंपनी वाले जैसे समझाते हैं, आप जहाँ भेज देते हैं तो चले जाते हैं, बट पॉइंट इज कि रियल एस्टेट इज सो लोकेशन स्पेसिफिक। इसीलिए तो मैं बोलूँ कि इतनी नॉलेज रखना भारी काम है प्रकाश जी, आप कह रहे हैं। मतलब सोचिए ना, गोल्फ रोड के इधर क्या है, उधर क्या है, गुड़गांव में एक शहर में एक से दूसरी जगह जाना हो तो रोड सेंस नहीं होता, तो ये इतना जीपीआरएस आ गया ना, भले ही हो, उससे क्या हो गया, जीपीआरएस तो टेक्निकल है, अपना सेंस तो अपनी जगह होता है। तो आप जो कर रहे हैं कमाल है। अच्छा, पूछते हैं, आपने बहुत सारे रियल एस्टेट के शेयर देखे, आपको उसमें सबसे जबरदस्त स्टॉक कौन सा लगता है? इवन अगर सूडो रियल्टी कोई कंपनी अच्छी लगती है तो वो भी बताइए, क्योंकि आप देख रहे थे, मैं समझ रहा हूँ काफी सारे शेयर। क्या पसंद है आपको इस पैक में? हेमंत, पहले तो मैं शोभा की अगर बात करूं तो ये 400 के ऊपर निकलेगा तो वो मोमेंटम आएगा 440 450 की तरफ। ओके। उसके पहले इनफैक्ट कल परसों हमने बात की थी, वो 400 की तरफ जाके फिर रैली फिजल आउट हुई। ठीक बात है। और ऑन द डाउन साइड 360 ब्रेक होते हुए मुझे नहीं लगता है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। शोभा की 1 ईयर की टारगेट की बात करें तो मुझे 550 का व्यू है, 1 साल 1.5 साल का जो व्यू है, जो फंडामेंटल बनता है, बट वो सारी तेजी 400 के ऊपर ही आनी है। तो एज ए ट्रेडर मैं 400 के ऊपर कंफर्टेबल रहूंगा। आपका टारगेट तो एडलवाइस से भी ज्यादा का, एडलवाइस कहता है 520 का टारगेट है, उसके आसपास 520 550। और मेरे पसंदीदा स्टॉक होगा मेरा DLF, जो मुझे लगता है कि ये आउट परफॉर्म करेगा अगले कुछ दिनों में। ज्यादा पसंद मत कीजिए, बैन में आ जाएगा फिर, क्योंकि आईबुल रियल तो आ चुका है ऑलरेडी। कल की अच्छी तेजी के बाद इंडियाबुल्स रियल एस्टेट बैन में आ गया, JSW एनर्जी बैन में आ गया, और एक और JP तो पहले से यही है, और उज्जीवन एक और आ गया। तो अब 4 शेयर ऐसे हैं जो वायदा कारोबार के बैन में आ चुके हैं इस वक्त। चलिए, और स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे उन पर नितिन जी से राय ली जाए। नितिन जी, लुपिन पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, और उन्होंने टारगेट रखा है 1472 का। हालांकि क्रेडिट स्विस 1070-80 के टारगेट भी दे रहा है, जिसके आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन लुपिन की रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है ये वाली। क्या कोई संकेत है एफएनओ ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने के लुपिन में, या और कोई दूसरा फार्मा शेयर आपको पसंद आ रहा हो तो वो बता दो। देखिए जी, लुपिन ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, बट इस लेवल से एक बाउंस बैक आना चाहिए, क्योंकि जो कल के वॉल्यूम्स हैं और जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है उससे लग रहा है कि एक ट्रेडिंग बाउंस तो इसमें मिलना चाहिए, और वो करीब आपको 1125 तक हो सकता है। मुझे लगता है कि 1060 का स्टॉप लॉस रख के आज बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए, और आपका टारगेट करीब 1120 से लेके 1140 के बीच का होना चाहिए।
ओके, चलिए तो ल्यूपिन पर ये रहा है हमारे एक्सपर्ट की। कल जोरदार तेजी देखने को मिली खबरों के चलते, और आज कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स भी। लेकिन एक सरप्राइज है, दीवान साहब जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं वो आपको बताएंगे निफ्टी को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त प्रकाश दीवान साहब, संदीप वागले साहब, नितिन मुरारका जी, और थोड़ी देर में कोलकाता से हमारे साथ रजत के बॉस.com के रजत बॉस साहब भी जुड़ने वाले हैं। उनसे भी हम लेंगे उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स। लेकिन उससे पहले आज दीवान साहब बहुत मेहनत करके आए हैं। कुछ निफ्टी पर भी बड़ी धमाकेदार स्ट्रेटेजी बनाई आपने सर? नहीं, स्ट्रैटेजी तो आप लोग को सुन के ही समझ जो आता है, उसके हिसाब से जो पुट कॉल ऑप्शंस की जो सेटअप है उसको देख रहा था मैं। पिछले हफ्ते मुझे याद है थर्सडे को हम बड़ी मायूसी मार्केट में थी, रोलो एक्सपायरी वाला जो दिन था, और 30 तारीख को 9,448 का लोन। हाँ, तो तब काफी लोग 9,100 9,140 के टारगेट्स देना शुरू कर देते हैं। अब हमने देखा 96 जैसे ही क्रॉस हुआ तो अब 97 भी दिखने लगा है। मुझे जो समझ आ रही है कि जो जिस हिसाब से DI की ब्लॉक्स में बाइंग होती है सर, एक तो होती है जो स्क्रीन पे जो समझ नहीं दिखती नहीं है अपने को, सिर्फ आंकड़े टोटल मिलते हैं। पर जैसे कल विमप्लास में किसी ने लिया, मॉर्गन स्टैनली ने लिया, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में ब्लॉक्स हुए। अब ये सारे आप देखो डोमेस्टिक साइड पे हो रहे हैं। 6 सेशन से डोमेस्टिक साइड अच्छी खासी इस वैल्यूएशन पे तेजी कर रहे हैं। होगा ये कि GST से जो डर था वो जब निकल गया है, और मॉनसून और रिजल्ट ये सब चीजें जब साथ में आपके आ रही है, तो मार्केट एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्शनल ब्रेकआउट जोन में दिख रहा है फ्रॉम द एक्टिविटी ऑन कॉल्स। कॉल में अनवाइंडिंग 94, 95, 96 की इतनी जल्दी हो रही है, और 10,000 के कॉल में अनिल अगर आप देखें तो जो बिल्डअप है विच इज रिमार्केबल। कल भी हुआ, कल भी हुआ, 2 लाख शेयर जुड़े। एग्जैक्टली। सो सीरीज की शुरुआत से तो मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई डायरेक्शनल को ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नहीं पता, कहीं तो जाएगा मार्केट तेजी से नीचे की तरफ। 9100 का अगर पुट आप खरीदें और 10,000 का कॉल खरीदें, टोटल लागत कल के क्लोजिंग के हिसाब से 13 रुपए के अप्रॉक्सीमेटली पड़ती है। अब 13 रुपए का आपका जो रिस्क है उसके सामने अगर कोई भी मूव आता है तो ये दिस इज बाउंड टू गिव यू सम। इवन अगर 97 क्रॉस करता है तो कॉल में जान आ जाएगी, और अगर नीचे वापस मार्केट गिरना शुरू होता है, और फ्रॉम द टाइम वैल्यू पर्सपेक्टिव देखें तो इसमें कुछ है ही नहीं। मतलब आज आप कॉस्ट कोई दे ही नहीं रहे, तो 8 रुपए 5 रुपए जो कॉस्ट आ रही है इनकी पुट और कॉल की, मुझे लगता है कोई लॉन्ग स्ट्रैंगल जो अगर इसको जिसको कहते हैं बनाए, एक 9100 का पुट ले और 10,000 की कॉल ले 13 रुपए की लागत में, और उसको छोड़ दें सीरीज की एक्सपायरी तक। 10,000 वाली कॉल और 9100 की पुट। ओके, 10,000 की कॉल मिल रही 13 रुपए में। नहीं, दोनों को मिला के 13 रुपए। इसलिए मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी बढ़िया उसमें, क्योंकि पीसीआर आपका हाई होने की वजह से वॉल्स बहुत नरम है, मतलब जो कॉस्ट होती है वो इतनी आ नहीं रही है, तो इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू आप दे रहे हो। और 97 जैसे 13 रुपए में चला भी गया तो क्या है, एक दो में से एक चीज अगर डायरेक्शनली रहती है, तो ये जो एक्सपेक्टेशन है रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, मार्केट वैसे दोनों मिला के 13 रुपए लग रहे हैं तो बहुत सही है। मैं उस हिसाब से ही कहा मैंने कि कॉस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पूछता हूँ। नितिन जी, ये आइडिया ठीक है ना? 13 रुपए में कुछ बड़ा मूव आ गया अगर बाजार में तो पैसे बड़े बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि अभी पूरी एक्सपायरी बची हुई है और स्टार्टिंग ऑफ एक्सपायरी है। दूसरी बात ये है कि वॉलेटिलिटी बहुत कम है, और नॉर्मली जुलाई की एक्सपायरी पॉजिटिव होती है, और मिड कैप में ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी अच्छा है। तो ये स्लोली मतलब जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी फास्ट होगी, और वर्ल्ड मार्केट भी अपने सपोर्ट से सारे बाउंस कर रहे हैं। तो अगर 98 भी अगर नेक्स्ट वीक तक आ गई तो ये कॉल ऑप्शन आपकी डबल हो जानी चाहिए, तो नेट में प्रॉफिट मिलने की संभावना है। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए एक बेहतरीन रणनीति। ब्रेक का वक्त है। इस ब्रेक के उस पार रजत बॉस तो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बाजार के भरपूर एक्शन की करेंगे हम शुरुआत, क्योंकि लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, बताएंगे रुपए की ओपनिंग, स्टॉक 2020 का अपडेट, और इस बीच एशियाई बाजार धीरे धीरे रिकवर करने के मूड में आते हुए दिख रहे हैं, और SGX निफ्टी भी लाल से हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ। तो शुरुआत अच्छी होगी, सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर नहीं खुलेंगे, ज्यादा खुलेंगे, घबराइए मत। तो प्री ओपनिंग सेशन का एक्शन, और उसके बाद 9:15 से हमारे चारों एक्सपर्ट्स हैं आपके साथ मदद करने के लिए दिन भर के मौकों के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, लेकर आएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद फ्लैगशिप शो पहला सौदा।